हेलो दोस्तों, सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और सभी बड़ों को नमस्कार। और सुबह के बज रहे हैं 5। मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो देखते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या हम लोगों ने आज अपने सफ़र में किया। तो बिल्कुल रेडी हम लोग हो रखे हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में गाड़ी आती है। तो ये आ गई है गाड़ी और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। तो बस अब हम लोग चल पड़े हैं और हम लोग जा रहे हैं पुरी, जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने। तो हमारी जो है फ़्लाइट जो है हमारी जो है 8:45 की हमारी फ़्लाइट है। ये महाराणा प्रताप चौक है। महाराणा प्रताप चौक से थानो रोड से निकलते हुए हम सीधे जो है पहुँचेंगे एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे जो है बाय एयर आपकी जर्नी काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है और टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाय एयर अपनी जर्नी बनाएं, मतलब अपना जो है टूर बनाएं। और अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया से आप ट्रेन में एंजॉय करते हुए 2 दिन 3 दिन के सफ़र को बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ को देखते हुए जाएं। तो ये हम पहुंच गए एयरपोर्ट और ये है देहरादून का एयरपोर्ट। देहरादून टू भुवनेश्वर की हमारी फ़्लाइट है। तो हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर और यहाँ हमें मिलेंगे कौन कौन। तो ये देखिए ये पूरा जो है एयरपोर्ट का एक छोटा सा मैंने कैप्चर कर लिया था। ये यहाँ पे आए हैं भाई लोग छोड़ने दोनों, और बच्चे आए हैं हमें छोड़ने क्योंकि मम्मी पापा भी जा रहे हैं। तो ये देखिए ये है मम्मी और ये है पापा जी, ये हम लोग। तो यहाँ पे हम अब चेक इन के लिए अपने टिकट्स निकाल रहे हैं, अपनी आईडीज़ निकाल रहे हैं और बस बच्चे हमें छोड़ के चल जा रहे हैं। तो हमने कहा एक फ़ोटो हम कैप्चर कर लेते हैं तुम लोगों के साथ। और यहाँ पर से जो है हम हो गए चेक इन। और चेक इन हम लोग आराम से हो गए थे, लेकिन थोड़ी मम्मी के साथ थोड़ा दिक्कत आ गई थी क्योंकि मम्मी की जो आईडी पे था वो देवी था और जो टिकट्स में था वो नेगी लिखा हुआ था। तो फिर चलिए फाइनली जो है एक पैन कार्ड पर नेगी लिखा हुआ था, तो वो हमने घर से मंगा ली थी। तो फिर उससे जो है सब चीज़ें ठीक हो गई थी। और यहाँ पर हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट क्योंकि 9 बज चुके थे, 8:30 बज चुके थे, 9 बज चुके थे। फिर हमें लगा चलो हम कुछ खा पी के निकलते हैं। यहाँ पे बैठी हुई थी 2 खूबसूरत सी बिल्लियाँ, तो इनको भी हम कुछ खिला रहे थे बीच बीच में। तो यहाँ पे बस अब हम इंतज़ार करते हुए, वेटिंग करते हुए कि चलो जल्दी से हमारा प्लेन आए और हम जो है अपने सफ़र के लिए रवाना हो। और बस इसी इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए। तो थोड़ा एयरपोर्ट में ये वाला टाइम जो है काफ़ी बोरिंग लगता है क्योंकि चेक इन लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले हो जाती है और प्लेन थोड़ा लेट आता है। तो पर चलिए फाइनली थोड़ा सा हमने यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह, थोड़ा वीडियो शूट वगैरह कर लिया था। और उसके बाद जो है अब हमें जाना था अपने टर्मिनल की तरफ। तो जैसा कि आज पूरा बारिश का, बहुत ज़्यादा बारिशें बाहर हो रही है। तो बारिशों का लेकिन पता नहीं चला क्योंकि अपने घर से बैठे कैब में और कैब से बैठे एयरपोर्ट में और प्लेन भी लगा डायरेक्ट अंदर से क्योंकि बारिश थी तो बाहर जाने का नहीं था। और अदरवाइज़ तो प्लेन तक बस से जाते हैं, लेकिन आज प्लेन ही जो है सीधे टर्मिनल के आगे लग गया था। तो बस डायरेक्ट हमारी एंट्री प्लेन के अंदर। और इस तरीके से जो है ये देखिए आप, ये डायरेक्ट जाना हमें कहीं बाहर निकल के नहीं जाना है इस पर। और बस और अब डायरेक्ट जो है बैठेंगे प्लेन में और विदिन 2 आवर्स जो है हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। तो हमारी डेस्टिनेशन है भुवनेश्वर और वहाँ से आगे हम जाएंगे जगन्नाथपुरी जी, गंगा सागर। तो ब्लॉग में बने रहेगा। ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सारी नॉलेज मैं आपको दूंगी। तो बाय एयर जब आप कभी प्लान करें तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। आपका टाइम तो ये ज़्यादा सेव होता है कि आप आराम से उस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं अपना। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी नहीं है तो ट्रेन का ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहता है। आप आराम से एंजॉय करते हुए सफ़र को 2-3 दिन हर चीज़ को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो बाय एयर बहुत ही अच्छा जो है आपका टूर बन जाता है। देखिए जब थोड़ा सा ऊपर हाइट ली है प्लेन ने तो कुछ इस तरीके का नज़ारा था नीचे का। और वैसे तो नीचे से तो बिल्कुल बारिश दिख रही थी। अब थोड़ा थोड़ा बादलों के ऊपर जब ये आने लगा है तो थोड़ा इस तरीके का नज़ारा कुछ है। और
तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी तो कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं है तो आप आराम से जो है बाय ट्रेन भी अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन को पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, तो फिर हम लोगों को लग रहा था कि जाना भी है और कैसे जाएं, तो फिर ये बाय एयर का हमने ऑप्शन चूज़ किया और आराम से हमारे 5 दिन में जो है हमने काफ़ी जगहें कवर कर ली। तो बने रहेगा ब्लॉग में, मैं आपको बताती रहूँगी कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कैसे कैसे आप जा सकते हैं, कैसे कैसे आप अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारा ये सफ़र रहा। और देखिए अब कुछ ऊपर से और ज़्यादा थोड़ा हाइट ली तो कुछ इस तरीके का नज़ारा नीचे का आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे बादल जो हैं उड़ रहे हैं चारों तरफ, जैसे कि रुई के गोले उड़ रहे हों। और नीचे बहुत ही छोटी छोटे हमारे शहर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो इतनी छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। तो अति मनमोहक दृश्य। और अब जो है हमारा प्लेन जो है बादलों से ऊपर जाने वाला है। तो बादलों के ऊपर जो है, जहाँ नीचे बारिश हो रही है वहाँ बादलों के ऊपर जो है सूरज चमक रहे हैं, सूर्य देव अच्छे से चमक रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा बादलों के ऊपर का आप देख सकते हैं। कहीं कोई बारिश का कोई नामो निशान नहीं। और बस फिर से जो है प्लेन होने वाला है लैंड। तो बस कुछ ही देर में जो है हम पहुंचने वाले हैं भुवनेश्वर। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा मेरे साथ मेरे इस सफ़र को, और खूबसूरत बादलों का आनंद आपने लिया होगा बाय एयर। और देखिए कैसी दिख रही है नीचे की सिटी। तो बस ये हम आ गए हैं भुवनेश्वर और वेलकम है आपका भुवनेश्वर में। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो है एयरपोर्ट। और यहाँ से हमने ले ली थी एक इनोवा टैक्सी कार। तो इनोवा से हमने जो है डायरेक्ट अपना सामान इनोवा में डाला और हमें सबसे पहले जाना था सूर्य टेम्पल, यानी कि सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ पर। वो अपनी जो है नक्काशियों के लिए फ़ेमस है और अपनी कलाकृतियों के लिए फ़ेमस है। बहुत पुराना ये मंदिर है। तो ये एक विश्व धरोहर के रूप में संजोया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर जो है पूरी तरीके से जो है सूर्य के रथ की तरह जो है दिखता है। इसमें 12 पहिए लगे हुए हैं और 7 घोड़ों के द्वारा जो ये खींचा जाता है। तो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन किया गया है मंदिर। यहाँ की आप बसेस को देख सकते हैं। तो जब हमने अपने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इस तरीके की जो बसेस होती हैं वो कोलकाता की होती हैं। आप देख सकते हैं बसेस में कैसे कैसे डिज़ाइन बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी बसेस लग रही हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो सूर्य मंदिर है वो यहाँ का जो है वो वास्तुकला के लिए फ़ेमस है, अपनी नक्काशियों के लिए फ़ेमस है। यहाँ पर हमने ले लिया था नारियल पानी। तो नारियल पानी यहाँ पर मिल रहा था 30 रुपीज़ का। तो 30 रुपीज़ जैसे कि हमारे शहर में नारियल पानी मिलता है 80 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो अगर आप मलाई वाला नारियल ले लेते तो 40 रुपीज़ का था और पानी वाला नारियल यहाँ पर 30 रुपीज़ का था। तो फिर हमने यहाँ से पहले नारियल पानी पिया और हम यहाँ से निकल गए घूमने, क्योंकि इस समय बज रहे थे 12। और हम जैसे कि आपको पता है अपने शहर से चले थे हम सब 8:45 बजे और हम 12 बजे पहुँच गए थे हम सन टेम्पल। तो फिर हमने सोचा कि पहले हम घूम लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने ले लिया था और वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो फिर हमने सोचा कि पहले हम घूमेंगे, उसके बाद हम कहीं पर लंच लेंगे। तो ये सारा जो है हमने यहाँ से एंट्री कर ली थी। एंट्री का यहाँ पर टिकट लेने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर टिकट्स ले लिए थे अपने और अब हम एंटर हो गए थे सन टेम्पल में। तो सन टेम्पल का एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। और मेन जो है यहाँ मंदिर की जो नक्काशियाँ हैं वो देखने लायक हैं। और उसको देखते ही जो है लगता है कि मतलब इतना 800 साल पुराना यह मंदिर है और 13वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था। राजा गंगा सिंह द्वारा जो है ये मंदिर का निर्माण किया गया था। बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला का, इतना खूबसूरत जो क्या कहते हैं वास्तुकला की जो बहुत ही खूबसूरती आपको दिखाई देगी वो इस मंदिर में देखने को आपको मिलती है। तो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसकी कुछ नक्काशियाँ। बहुत ज़्यादा तो मैं शायद कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन जितना मैं कर पाई हूँ उतना मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ
कुछ इस तरीके की खूबसूरती मंदिर की दिखती है। तो नक्काशियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। जबकि फ्रेंड वो एक ऐसा टाइम था जब इंसान के पास कोई औजार नहीं होते थे, कोई उनके पास कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा शस्त्र अस्त्र नहीं होते थे जिससे कि वो इतनी नक्काशियाँ, लेकिन आप सोचिए कैसे उन्होंने एक चीज़ को इतने खूबसूरती से तराशा होगा कि जैसे ही एक मूर्ति है उसके बगल में सेम वैसी दूसरी मूर्ति होगी, फिर तीसरी मूर्ति होगी। कैसे इतनी नक्काशी, इतनी इतनी शानदार कला, इतनी इतनी खूबसूरत कला का जो है ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ज़रूर से कभी विज़िट करें सन टेम्पल में। और बहुत ही खूबसूरती से जो है इसके ये अपने 12 पहियों पे, 7 रथों पे, 7 घोड़ों पे जो है इस तरीके का इस मंदिर का कुछ जो है निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम सूर्य मंदिर रखा गया है। और 13वीं शताब्दी में ये मंदिर बना है। तो अभी तक अगर आप देख सकते हैं इसकी वही मतलब जो नक्काशियाँ, जो इसका ओरिजिनल वो है, ये अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इसलिए इसे एक विश्वधरा भी हम कह सकते हैं। एक विश्वधरा के रूप में भी जो है ये मंदिर जो है हमारा बना हुआ है। तो इस तरीके से अब सभी लोगों ने, हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करी, कुछ हम घूमे और उसके बाद जो है हम लोग बाहर को निकलने लगे। तो कुछ बाहर से इस प्रकार का लुक आता है मंदिर का। मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं पहिए बने हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 12 पहियों की जोड़ी है जिस पर कि मतलब ये रथ का ये आकार बना हुआ है। तो कहा जाता है कि इस मंदिर के 7 घोड़े 7 दिनों के और 24 मतलब 12 जोड़ी पहिए, यानी कि 24 पहिए 24 पहर को, 24 घंटे को दर्शाता है। और किस तरीके का ये रथ सूर्य भगवान जी अपने 7 घोड़ों के जो है 24 पहियों के रथ पर जो है सवार होकर के आते हैं। तो ये सारा कुछ इस तरीके का इस मंदिर का ये इतिहास है, कुछ इस तरीके का इसकी जो है खूबसूरती है, कुछ इस तरीके की जो है इसकी मतलब कहानियाँ हैं, कुछ इस तरीके की प्रचलित कहानियाँ हैं। तो इस तरीके से मिला जुला जो है कुछ एहसास इस मंदिर में आकर के आपको होगा। सबसे बड़ी बात है, मंदिर का नाम तो है लेकिन मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि एक विश्वधरा के रूप में संचित किया गया है। तो बस ये जो अपनी नक्काशियों के लिए, अपनी कलाकृतियों के लिए फ़ेमस है। तो इस तरीके से जो मतलब अगर कभी आप आएँ तो ये ना सोचें कि मुझे मंदिर जाना है, मतलब यहाँ पर सिर्फ़ आपको एक टूरिस्ट की तरह घूमने के लिए आना है। और आपको अपनी जो भी है, आप जो भी मतलब यहाँ से सजो करके ले जा सकते हैं वो आप ले जा सकते हैं। बाकी मतलब इसके अंदर कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमने पूरा ये घूमा। इसके बाद जो है हम यहाँ से बाहर को निकलने लगे। और बाहर निकलने के बाद ये आउटर में एक बीच पड़ता है, लेकिन इस बीच पर बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि बीच पर केकड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग नीचे नहीं उतरे, बस हमने दूर से ही जो है इसकी फ़ोटो खींची। और इसे कहते हैं धौली बीच है ये, और बहुत खूबसूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर केकड़े बहुत हैं। मैं पास से कैप्चर नहीं कर पाई आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज़ इस पर पूरी चारों तरफ जो है केकड़े घूम रहे थे। तो फिर हम बस थोड़ी देर खड़े रहे, थोड़ा हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी और हम यहाँ से निकल कर के बाहर आ गए थे। और अब जो है हम जाएंगे होटल के लिए। तो हम कहाँ पर होटल लेते हैं और कैसा होटल लेते हैं, तो ये जो समुद्र है ये बंगाल की खाड़ी में है। और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। और माना जाता है कि और समुद्रों की अपेक्षा जो बंगाल की खाड़ी का जो पानी है वो कम खारा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियों का मिलान होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र। और बारिश का पानी भी जो है सबसे ज़्यादा इस तट पर आता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में पड़ा एक सैंड म्यूज़ियम। तो इस सैंड म्यूज़ियम के अंदर जब हम गए तो सारा का सारा जो है यहाँ पर जो नक्काशियाँ बनी हुई हैं ये सैंड से बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं, कुछ मैं आपको पास से दिखाऊंगी और कुछ आप इस तरीके से इनको देखिए। तो बहुत खूबसूरत ये म्यूज़ियम भी था। कभी आप जाएं तो ज़रूर से इस म्यूज़ियम को देखें। इसके अंदर लगभग सारी जो उड़ीसा का जो भी फेमस चीज़ें हैं वो इस सैंड म्यूज़ियम में बना हुआ है।
तो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल है, ये उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर भी हम लोग घूमे, और उसके बाद जो है हम यहाँ से निकलने के बाद हम गए होटल की तरफ को। बहुत ही खूबसूरत ये म्यूज़ियम बना हुआ था, और बहुत थोड़ी छोटे एरिया में था, लेकिन बहुत खूबसूरत था। तो म्यूज़ियम देखने के बाद अब हम फिर से बैठ गए गाड़ी में और चल पड़े हैं पुरी के लिए। तो बने रहेगा ब्लॉग में, कल आपको दर्शन कराऊंगी जगन्नाथ भगवान जी के। तो ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर से आइएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके पार्ट 2 को मैं दिखाऊंगी आपको। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।